हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे HMT का, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र। पार्ट 11 में हम पढ़ेंगे कंडक्शन थ्रू अ प्लेन वाल। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो कंडक्शन थ्रू अ प्लेन वाल, ठीक है। कंडक्शन तो जानते ही हो। ओके, तो अब हमें बात करना है कि अगर हीट कंडक्ट हो रहा है विथ अ प्लेन वाल। प्लेन वाल, वाल क्या है? प्लेन है। और फिर जब हीट कंडक्ट हो रहा है तो उसका क्या इक्वेशन बनेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इसका जो डेरिवेशन है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। थोड़ा आपको बड़ा लगेगा बट ये मैं समझाऊंगा बहुत इजी तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बुक्स में इसका इजी तरीका भी बताया गया है, तो हो सकता है कि अगर मुझे लगा टाइम बचा तो मैं आपको अल्टरनेट मेथड ही बता दूंगा। अदरवाइज़ आपको अल्टरनेट मेथड में डिटेल में आपको नहीं समझ में आएगा, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो, ये क्या मैंने क्या बनाया, ये एक्स बनाया, ठीक है। ये वाई डायरेक्शन बनाया, उस पर एक मैंने प्लेन वाल ड्रॉ किया, ठीक है। जिसका इंटीरियर टेम्परेचर है T1 और आउटर टेम्परेचर है T2। तो वो कुछ टेम्परेचर हमेशा यहाँ पे अगर ज़्यादा टेम्परेचर है फिर बाहर की ओर टेम्परेचर क्या कम होते जाएगा, इसलिए मैंने लाइन ऐसा बनाया, ठीक है। अब हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है। ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है। जिसको जिसको हमने डिस्टेंस माना dx है, जो कि हमारे वाल के इनर पार्ट से x डिस्टेंस पे है, ओके। और हमारा ये जो स्लोप है दैट इज़ dt, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर वाइट जो है टेम्परेचर बताएगा, और एक्स डायरेक्शन में हम उसकी थिकनेस या लेंथ बताएंगे, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर क्या होगा, डेट इज़ डेल टी, ओके। नाउ एल इज़ द थिकनेस ऑफ प्लेन वाल। एल क्या है हमारा, ये जो एल है ये हमने जिस थिकनेस का वाल लिया है उसका थिकनेस। ए इज़ द एरिया ऑफ वाल, ये जो हमने वाल लिया है उसका एरिया क्या होगा, ए। के इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस, जिस मटेरियल का होगा उसकी अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। T1 टेम्परेचर एट फेस 1, ये फेस 1 पे टेम्परेचर T1। T2 टेम्परेचर एट फेस 2 पे टेम्परेचर T2, ओके। नाउ अब देखो, अब आपको पता ही होगा स्टार्टिंग विद जनरल हीट इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम जो इसको डिराइव करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसका जो जनरल इक्वेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, वो इक्वेशन हम लिखेंगे। अब आपको ये इक्वेशन याद आ रहा है या भूल गए हो? ओके, तो मैं एक बार आपको याद दिलाता हूँ, ठीक है। जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का इक्वेशन फाइंड कर रहे थे हीट ट्रांसफर की, हीट इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तब हम ये इक्वेशन निकाले थे, ठीक है। तो ये जो जैसे क्या किया उसमें हमारा के यहाँ पे था, ठीक है। के यहाँ पे था और मैंने क्या किया, के हटाने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा के इधर आ गया ऐसे, ठीक है। चलिए आपको एक बार हम रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जनरल हीट कंडक्टेंस इक्वेशन फॉर अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। मतलब ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, वहाँ से ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जब हीट ट्रांसफ़र होता है अलग अलग डायरेक्शन से, तो उस इक्वेशन जैसे कि इस फेस पे हमारा हीट क्यू आ रहा है और इस फेस से हमारा हीट क्यू प्लस डी एक्स निकल रहा है, क्योंकि ये इसने थिकनेस डी एक्स ट्रेवल किया, ओके। तो इसके लिए जो इक्वेशन हमने बनाया था, हमने क्या किया था, तीन जनरल इक्वेशन बैलेंसिंग इक्वेशन लिया था कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी होता है। हमने a कैलकुलेट किया था, b कैलकुलेट किया था और c कैलकुलेट किया, तीनों को ऐसे रख दिया, ठीक है। तीनों को रख दिया तो हमारा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन इक्वेशन आ गया था। अब a क्या था यहाँ पे, अब देखो a क्या था, यहाँ पे ध्यान दोगे तो ए क्या था हमारा, नेट हीट एक्यूमुलेशन इन द एलिमेंट ड्यू टू कंडक्शन। जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है उसमें कितना हीट एक्यूमुलेट हो रहा है वो कैलकुलेट किए। हमने बी कैलकुलेट किया, हीट जनरेटेड विद द एलिमेंट, एलिमेंट से कितना हीट जनरेट हो रहा है वो कैलकुलेट किए। और सी एनर्जी स्टोर्ड इन ए एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो कैलकुलेट किए थे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किए थे, तो हमारा हमें जनरल फोरियर इक्वेशन पता था कि ये होता है, ठीक है ना। हीट इन्फ्लक्स इन एक्स डायरेक्शन की जब बात कर रहे थे तो क्यू एक्स इज इक्वल टू हमने ये कैलकुलेट किया था। अब ये सब कैसे प्रोसेस था मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इसे पूरा सॉल्व किए थे तो हमारा जो इक्वेशन बना था ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये इक्वेशन बना था, ठीक है। वेयर के एक्स इन टर्म में लें तो हमने क्या किया था, के से सबको डिवाइड कर दिया,
हमारा इक्वेशन जो हमने यहाँ पे जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लिया है ये बन जाएगा। ओके, दिस इक्वेशन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको समझना। ओके ना, तो जनरल हीट इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया, क्या है, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल टाउ। टी इज द टेम्परेचर एंड टाउ इज द टाइम। ओके, नाउ वी यूज़ 3 कंडीशंस। अब इसे प्रूफ करने के लिए आप एजप्शन समझो या फिर इसका कंडीशन समझो। 3 कंडीशन ये हमारा आ रहा है कि डेल टी टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो रहा है फॉर स्टडी कंडीशन के लिए। ठीक है, हम स्टडी कंडीशन की पढ़ रहे हैं। आप स्टडी कंडीशन के लिए डेल टी अपॉन डेल्टा हमारा क्या होगा, 0। ठीक है ना, फॉर वन डायमेंशन कंडीशन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब समझ लीजिए हम अब जो भी पढ़ने वाले हैं स्टडी कंडीशन के लिए पढ़ेंगे, वन डायमेंशन के लिए पढ़ेंगे, और जो हीट इंटरनल हीट जनरेशन होगा वो नहीं होगा। ठीक है, अब हम जो भी, क्योंकि अगर हमारे सिलेबस का नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था स्टडी कंडीशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो स्टडी कंडीशन के लिए क्या होता है, डेल टी अपॉन डेल्टा 0। ठीक है, और हमारा वन डायमेंशन कंडीशन के लिए डेल स्क्वायर टी डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर टी और डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वन डायमेंशन के लिए ले रहे हैं, मतलब हम इस इक्वेशन में हम एक्स को रख रहे हैं, एक ही डायमेंशन की बात कर रहे हैं, बाकी 2 डायमेंशन को हम उड़ा दिए। ओके, ठीक है, डेल टी अपॉन डेल्टा 0 हो ही गया, ये टर्म हमारा हो गया 0, ये दोनों टर्म हमारा हो गया 0, बचा हमारा ये, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्यू जी अपॉन के और हमारा डेल ये बचा। ठीक है, अब देखो, अब विथ नो इंटरनल हीट जनरेशन, अब हीट कोई भी जनरेट नहीं हो रहा है, दिस मीन्स क्यू जी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्यू जी इज इक्वल टू, आप 0 करोगे क्यू जी अपॉन के भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या वो देखते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन आया वो बचा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा इंटू 0 था, तो ये हो गया 0। तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया, कौन सा, ये इक्वेशन। ठीक है, स्टडी इक्वेशन के लिए बात कर रहे थे तो डेल टी अपॉन डेल्टा 0 कर दिए, वन डायमेंशन की बात कर रहे थे तो डेल स्क्वायर डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर को रहने दिए, बाकी वाई और जेड डायरेक्शन को निगलेक्ट कर दिए। बचा क्यू जी अपॉन के, नो हीट ट्रांसफर, नो हीट जनरेट हो रहा है एलिमेंट में, तो क्यू जी अपॉन के 0 हो गया। बचा क्या हमारा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बचा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन ट्वाइस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस इक्वेशन को 2 बार आप इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो पहली बार मैंने इंटीग्रेट किया इसको, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू C1 हो गया। C1 इज ए कॉन्स्टेंट, वन कॉन्स्टेंट। ठीक है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया। ठीक है, एक बार अब इसको एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू C1x प्लस C2। अब ये इंटीग्रेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत ईजी इंटीग्रेशन है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट किया तो ये आया, और इसे एक बार और इंटीग्रेट किया तो हमारा ये टर्म आ गया। ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब आपको C1 और C2 कैलकुलेट करना है और वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब देखो C1 और C2 कैलकुलेट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे। नाउ यूजिंग बाउंड्री कंडीशन फाइंड C1 एंड C2। हियर द बाउंड्री कंडीशन आर द नोन टेम्परेचर, दैट इज T इज इक्वल टू T1 एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, और देखो T इज इक्वल टू T2 एट x इज इक्वल टू L। ये बाउंड्री कंडीशन हमने कैसे लिया, ये हमारा इसका डायग्राम है। एट x, ये x है, तो एट x इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू T1। अब यहाँ पे एट x इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस पे, L है। ठीक है, L और T इज इक्वल टू T2। ये हमारा बाउंड्री कंडीशन बन गया। ठीक है, नाउ व्हेन दिस बाउंड्री कंडीशन यूज्ड इन इक्वेशन 3 वी गेट। ठीक है, ये हो गया। अब जो आपका इक्वेशन 3 है इसमें आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे तब तो आपका C1 और C2 आएगा ना। अब जहाँ T है वहाँ पे T1 पुट कर दो, और जहाँ पे X है वहाँ 0 पुट कर दो। ठीक है, तो हम अब T की जगह पे T1 पुट कर दिए। ठीक है, और x की जगह C1x था तो x की जगह पे 0 पुट कर दिए तो 0 हो गया प्लस C2। ठीक है,
तो इससे हमारा क्या हो गया, अब ध्यान दोगे तो C2 इज इक्वल टू T1, C2 इज इक्वल टू T1 हो गया। और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन जो था हमारा, ये T की जगह पे T2 पुट कर दिए और X की जगह पे L पुट कर दिए, तो C1L प्लस C2। तो इससे आप C1 निकालो, तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन L। अब ये कैसे हुआ, ये समझ में आया कैसे हुआ? देखो C2, अभी इस इक्वेशन से हमारा C2 इज इक्वल टू T1 आ गया, तो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं C1L प्लस T1, इसको उधर भेजोगे T2 माइनस T1 अपॉन L इज इक्वल टू C1। ओके, आपको C1 मिल गया, आपको C2 मिल गया। ठीक है, अब C1 और C2 को इक्वेशन नंबर 3 में आप सिंपली पुट कर दो। C1 और C2 को इस इक्वेशन में आपको करना है, पुट करना है ना, पुट करोगे। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करें तो C1 कितना था, T2 माइनस T1 अपॉन L, ये X ऐसे ही रहेगा। C2 था हमारा T1। ठीक है, तो आपका जो टेम्परेचर इक्वेशन बना है दिस। ओके, नाउ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वॉल इज लीनियर। टेम्परेचर है जो वाल पे जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो लीनियर हो रहा है। आप ये जो लाइन देख रहे हो ये लीनियर, कोई कर्व वगैरह नहीं है, ये लीनियर है। और जो इक्वेशन बना है वो इक्वेशन भी लीनियर बना है। लीनियर इक्वेशन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे किसी टर्म का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता तो वो लीनियर टर्म नहीं हो जाता। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन फॉर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। हमने निकाल लिया कि हमारे प्लेन वॉल में कितना टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज T2 माइनस T1 L X प्लस T। ओके, अब एक न्यूमेरिकल हम करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा L क्या है, X क्या है वगैरह ना। एक और चीज़ है इसमें ना, यूजिंग फोरियर्स इक्वेशन वी कैन फाइंड नेट हीट फ्लो इक्वेशन। अब उस वॉल में कितना हीट फ्लो हो रहा है उसके लिए इक्वेशन एक फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम फोरियर इक्वेशन का यूज़ करेंगे, डेट इज Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। पता था ना। अब देखो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन को तुम कैसे लिख सकते हो? ठीक है, नहीं इससे नहीं, ये जो इक्वेशन हमारा आया है इसको आप एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे इस इक्वेशन को तो ये डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ T2 माइनस T1 L X प्लस T1 हो जाएगा। अब इससे आप डिफ्रेंशिएट करो ये पूरे टर्म को तो आपका आ जाएगा ये तो जीरो हो जाएगा, x का टर्म 1, तो T2 माइनस T1 अपॉन L ये बचा। अब Q इज इक्वल टू माइनस के ए, अब डी टी अपॉन डी एक्स, ये डी टी अपॉन डी एक्स था, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर दिए T2 माइनस T1 अपॉन L। तो इससे जो नेट हीट फ्लो इक्वेशन आया प्लेन वॉल पे वो आ गया के ए T1 माइनस T2। ठीक है, ये माइनस के ए होता है तो माइनस हटाने के लिए हम ये इधर किए, तो ये T2 माइनस T1 था तो T1 माइनस T2 अपॉन L। तो ये नेट हीट फ्लो इक्वेशन हो गया प्लेन वॉल के लिए। ना अगर आपको बोल दिया किसी क्वेश्चन में कि थर्मल रेजिस्टेंस भी डिफाइन करो तो आप उसके लिए क्या करोगे ना। इफ़ यू वांट टू डिफाइन थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ हीट कंडक्शन देन हमें पता है थर्मल इक्वेशन क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू L अपॉन के ए, ये पता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये इक्वेशन देखो R इज इक्वल टू L अपॉन के ए होता है। अगर इस के ए को हम नीचे कर दें, इस के ए को अगर हम नीचे कर दें तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, T1 माइनस T2, ये के ए को हम नीचे करते हैं L अपॉन के ए, तो ये इक्वेशन हो जाएगा फाइनली T1 माइनस T2 अपॉन R हो जाएगा। देयरफॉर हमारा जो थर्मल रेजिस्टेंस के लिए इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा R इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन Q। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी था। एक बार जल्दी से देखते हैं हमने क्या किया। ठीक है, सबसे पहले तो एक प्लेन वॉल लिया हमने जिसका इंटीरियर टेम्परेचर T1 आउटर टेम्परेचर T2 है। ठीक है, एक एलिमेंट कंसीडर किया है dx डिस्टेंस पे जो कि हमारे सेंटर से x डिस्टेंस पे है और उसका टेम्परेचर है dt। ठीक है, तो स्टार्टिंग की हमने एक कार्टेशियन इक्वेशन हीट इक्वेशन लिया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का हीट इक्वेशन जो जनरल हीट इक्वेशन है वो लिया। ठीक है, अब इसमें 3 एजप्शन लगेंगे कि स्टडी कंडीशन होना चाहिए, वन डायमेंशन होना चाहिए और कोई भी हीट जनरेट नहीं होना चाहिए। तो स्टडी कंडीशन के लिए क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट होता है इज इक्वल टू 0।
ठीक है। वन डायमेंशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन है, तो एक्स को रखते हैं, वाई और जेड टर्म को हम 0 कर देते हैं, तो हमारा वन डायमेंशन एक्स की ओर निकल आएगा। हीट जनरेशन 0 होना चाहिए, तो हीट जनरेशन क्यू मिस क्यू जी अपॉन की हम 0 कर दिए, तो इससे हमारा ये दोनों टर्म 0 हो गया, ये तो 0 है, तो ये होल टर्म 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब के इसको दो बार इंटीग्रेट किए, एक बार इंटीग्रेट किए तो डी टी अपॉन डी एक्स सी वन आ गया, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक बार और इसको इंटीग्रेट किए तो टी इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू आ गया। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ना अब इसको बाउंड्री सी वन और सी टू कैलकुलेट करने के लिए हम बाउंड्री इक्वेशन यूज करेंगे, तो टी इज इक्वल टू टी वन एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू टी टू एट एक्स इज इक्वल टू एल पे। अब ये t की जगह, ये यहाँ t की जगह पे t1 पुट कर दो और x की जगह पे 0 पुट कर दो, तो इससे आपको t1 इज इक्वल टू, ये होल टर्म 0 हो जाएगा, तो इससे आपकी c2 इज इक्वल टू t1 आ गया। ठीक है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन इसमें पुट करो, तो t की जगह पे t2 पुट कर दो और x की जगह पे l पुट कर दो, तो इससे इक्वेशन ये आएगा। तो ये हम अभी निकाले कि c2 इज इक्वल टू t1 और c2 की जगह पे हम t1 पुट किए, तो हमारा c1 कितना आ गया, t2 माइनस t1 अपॉन l। आपका C1 आ गया, आपका C2 आ गया। अब जो ये इक्वेशन था इसमें C1 और C2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो C1 और C2 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा अक्रॉस प्लेन वाल, उसका फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको नेट हीट फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा उस प्लेन वाल के लिए, उसके लिए आप फोरियर इक्वेशन का यूज़ करेंगे, दैट इज Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी टी अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए जो हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आया है ये इक्वेशन, इसको एक्स रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। एक्स के रिप्रेजेंट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका ऐसा कुछ होगा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स अटैच नहीं है, इसके साथ एक्स अटैच है, तो ये हमारा बस इतना बचेगा। अब ये डी टी अपॉन डी एक्स इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें दिस। ठीक है, देयरफॉर ये माइनस हटेगा तो के ए T2 माइनस T1 था, तो T1 माइनस T2 अपॉन एल हो जाएगा। अब आपको थर्मल रेजिस्टेंस के टर्म में निकालना हो तो हम जानते हैं थर्मल रेजिस्टेंस आर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन के ए। इस के ए को अगर हम नीचे कर दे तो हमारा एल अपॉन के ऐसा इक्वेशन बनेगा, और एल अपॉन के होता है आर। देयरफॉर हमारा थर्मल रेजिस्टेंस का इक्वेशन बनेगा इन प्लेन वाल में T1 माइनस T2 अपॉन नेट हीट फ्लो क्यू। ओके, तो ऐसा था हमारा ये। एक हम न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।